सुप्रभात। हम ममता कहानी की ऐतिहासिकता को देख रहे हैं। कहानी लेखन पर विषय का कोई बंधन होता नहीं है। यह सही है कि कहानी आधुनिक हो, वास्तविक जीवन से संबंधित हो या अभिन्न रूप से जुड़ी हुई हो, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि कहानी का और कोई विषय नहीं हो सकता। कहानी में महत्व है लेखक के कथ्य को, विषय को, या वह क्या कहना चाहता है। यह बात कहानी के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। कौन सा चिंतन, कहाँ का चिंतन, कौन सी दृष्टि से वो प्रस्तुत करता है, यह महत्व का है। अपने कथ्य से ही विषय, घटनानुक्रम को लेखक चुन सकता है। और इस ममता कहानी का घटनानुक्रम इतिहास का काल है, क्योंकि इतिहास के काल को या इतिहास के पन्नों को कहानी में चुनना बहुत आसान होता है। कारण घटना, पात्रों के चरित्र, सभी बातें पहले ही निश्चित होती है कि इस कहानी में यह घटना है, यह पात्र है। ये लेखक को चुनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पहले ही उसमें मौजूद होते हैं। और केवल लेखक को कल्पना का सहारा लेना पड़ता है। और ये सभी प्रकार की सामग्री उसके पास जब तैयार होती है तो लेखन करने के लिए उसे कोई समय लगता है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन कठिनाई ये भी होती है, पूरा समाज जिन पात्रों, घटनाओं आदि को जानता है, उनका एकमात्र मात्र चित्र समाज मन पर स्थापित रहता है। उसे फिर से अपनी भाषा में दोहराना क्या तू कहे, और इसे लिख भी जाए तो कौन पढ़ेगा, ये भी डर रहता है। किंतु यह सब कुछ डर होते हुए भी जयशंकर प्रसाद जी ने ममता नामक कहानी इतिहास को आधार बनाकर काल्पनिकता के सहारा जरूर लिखी है। बल्कि इस कहानी के अंतर्गत स्पष्ट है, पुराण अथवा इतिहास के घटनाक्रम, पात्र आदि के चयन का हेतु भूतकाल में घटित घटना का पुनरुत्थान काल या पुनरुत्थान उद्देश्य नहीं होता। अपने मंतव्य को या अपने मत को प्रस्तुत करने का काम लेखक इतिहास के घटना को सामने रखकर लेता है। इतिहास के पात्रों को चुनना अधिक सुविधाजनक लगता है, तब वह इनका चयन करता है। वह इन ख्यात पात्रों तथा जानकारी वाले पात्रों, घटनाओं के माध्यम से वर्तमान की किसी समस्या को प्रस्तुत करना चाहता है अथवा सिद्धांत विशेष को वह प्रस्तुत करना चाहता है, तब वह इतिहास का जरूर आधार लेता है। पुराण की बात अलग है, लेकिन इतिहास के पात्र और प्रसंग सत्य होते हैं। अंततः लेखक को एक उद्देश्य विशेष से ही ऐतिहासिक घटनाओं का चयन करना पड़ता है, अर्थात लेखक अपने कथ्य के अनुसार घटनाओं एवं पात्रों को चुनता है। कभी कभी लेखक मात्र ऐतिहासिक काल का वातावरण प्रस्तुत करता है जो सत्य होता है, लेकिन घटना, प्रसंगों, पात्रों का निर्माण अपनी कल्पनाओं से करता है। देखिए, इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण बात कौन सी है कि लेखक ऐतिहासिक काल का वातावरण निर्माण जरूर करता है, प्रस्तुत जरूर करता है, लेकिन उसके अंतर्गत के जो पात्र है, उन पात्रों की कल्पना के सहारे वह करता है। क्योंकि कोई सिद्धांत, आदर्श, मूल्य स्थापित करना हो तो उसे ऐतिहासिक वातावरण को अच्छा खासा बनाना पड़ता है,
और इसलिए वह इतिहास का आधार लेकर वातावरण की निर्मित करता है। प्रसाद जी की कहानियों में से कुछ कहानियाँ इस प्रकार की है। कभी कभी लेखक ऐतिहासिक प्रसंगों और पात्रों को भी चुनता है, अर्थात स्थापित, स्थिर, भावविहीन बनी स्थिति को मानवीय प्रसंगों, पात्रों से कुछ घटाना पड़ता है, उनमें से थोड़ा परिवर्तन करना पड़ता है, अथवा कभी कभी कुछ कल्पित घटनाओं को भी अंतर्भूत करना पड़ता है। देखिए, ऐतिहासिक प्रसंगों और पात्रों को जब लेखक चुनता है तब ऐसी रचनाओं को ऐतिहासिक रचना, ऐतिहासिक कहानी कहा जाता है या उचित होता है, अर्थात स्थापित या स्थिर, भावविहीन बनी स्थिति को मानवीय स्तर पर, भावना के स्तर पर प्रस्तुत करने का काम, यानी जो स्थिर है, जो अचल है, उस अचल को मानवों के भावनाओं तक पहुंचाने का काम लेखक की कलम के द्वारा यहीं पे होता हुआ दिखाई देता है। थोड़ा बहुत उसके अंतर्गत परिवर्तन जरूर होता है, उसके अंतर्गत लेखक के कलम के द्वारा परिवर्तन जरूर होता है, तो भी कभी कभी कल्पित घटनाओं को अंतर्भूत करके लेखक स्पष्ट रूप से ऐतिहासिक आधार को सामने रखकर लिखने का काम कर सकता है। इस प्रमुख प्रसंग ऐतिहासिकता के अंतर्गत, शायद मुझे लगता है इस कहानी के अंतर्गत हुमायूं, शेरशाह जैसे आदि अनेक पात्र हैं, वे ऐतिहासिक हैं। हुमायूं के जीवन की घटना का ऐतिहासिक आधार इस कहानी के अंतर्गत जयशंकर प्रसाद जी ने लिया है, लेकिन इसमें कल्पना का भी पर्याप्त योगदान है। जरूर उसने हुमायूं के जीवन काल की घटना को ऐतिहासिक बनाया है, किंतु कल्पना का आधार लेकर भी शायद इस कहानी को थोड़ा सा और मानव की और खींचने का काम शायद किया है। ऐतिहासिकता और काल्पनिकता के प्रभावशाली योग से एक श्रेष्ठ और मानवीय सत्य कहलाने वाली कहानी शायद यह जयशंकर प्रसाद जी ने लिखी है। इस कहानी के अंतर्गत की कुछ जो ऐतिहासिक विशेषताएं हम एक एक करके देखेंगे। नंबर 1 की ऐतिहासिक विशेषता इस कहानी के अंतर्गत मुझे दिखाई दी है कि इस कहानी के जो पात्र हैं, जैसे शेरशाह और हुमायूं, दोनों ऐतिहासिक है। नंबर 2 की विशेषता, चौसा युद्ध में हुमायूं की शेरशाह द्वारा हार और आगे चलकर हुमायूं को निरंतर भागना पड़ता ऐतिहासिक तथ्य है। दूसरा घटनाक्रम जो है, चौसा युद्ध में हुमायूं की शेरशाह द्वारा हार और आगे हुमायूं को निरंतर भागना पड़ना। तीसरा, बंगाल और बिहार के राज्यों को हथियाने के लिए शेरशाह ने सोन नदी के किनारे चौसा में हुमायूं पर आक्रमण किया था। किसके लिए किया था? तो बंगाल और बिहार के राज्य को हासिल करने के लिए शेरशाह ने सोन नदी के किनारे जो चौसा नामक समरभूमि है, वहीं पे हुमायूं पर आक्रमण किया था और वहीं शेरशाह हुमायूं को मात दी थी। वहीं शेरशाह को हुमायूं ने मात दी थी। शेरशाह अपने साम्राज्य विस्तार के प्रति सदैव प्रगतिशील रहा है। नंबर आगे की विशेषता या घटना, अंततः उसका रोहताश दुर्ग पर आक्रमण। कौन सा किला है? तो रोहताश दुर्ग नामक किला है। वहीं पे मंत्री चूड़ामणि की हत्या होती है। राजा रानी को पकड़ना स्वाभाविक लगने वाली घटना है, लेकिन यह प्रसंग कल्पित है। नंबर 5, इस कहानी का प्रधान पात्र, कहानी की नायिका ममता, कल्पित पात्र है, लेकिन जिन आदर्शों की रक्षा और पालन के लिए उसने अपना जीवन दांव पर लगाया था, वे आदर्श इस युग के हैं। सारनाथ ऐतिहासिक स्थान है और कल्पित पात्र ममता का वहाँ निवास ऐतिहासिकता का अभाव पैदा करता है। बौद्ध स्तूपों, उत्तर धम्मचक्र आदि के संदर्भ में ऐतिहासिक है। ममता का वहाँ का निवास विशेष संदर्भ से युक्त है। ममता
जिस धर्म और कर्तव्य की रक्षा के आदर्श पर अपने जीवन को समर्पित करती है, वे उस युग से अवश्य है। ममता द्वारा उनका पालन लेखक की छायावादी दृष्टि का परिणाम हमें दिखता है। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस कहानी में ऐतिहासिकता और काल्पनिकता का बड़ा ही सुंदर मेल हमें प्राप्त होता है। प्रसाद जी की रचना शैली और प्रतिभा के अनुरूप ये कहानी श्रेष्ठ बन चुकी है। प्रसाद जी की अन्य कहानियों की तुलना में यह कहानी अधिक ऐतिहासिक सिद्ध होती है। ममता कहानी में कुछ प्रसंगों की नवीन उद्भावनाएं दिखाई देती हैं, जैसे ममता का यौवन अवस्था में विधवा बनना, पिता चूड़ामणि द्वारा शेरशाह की ओर से प्राप्त उत्कोच यानी घूस, रिश्वत जिसे हम कहते हैं, का स्वीकार कर लेना, ममता को आग्रह, ममता का ब्राह्मण होने के नाते इसे ठुकराना, त्यागमय जीवन का स्वीकार करना, शेरशाह के हमले में समय धर्म रक्षा हेतु उसका भाग जाना, आजीवन त्यागमय जीवन बिताना, अतिथि की सेवा के व्रत के पालन के लिए अपनी झोपड़ी में हुमायूं को आश्रय देना आदि घटनाएं कत्य के हेतु के लिए प्रसाद जी की प्रभावित निस्सृत हुई है। संक्षेप में इतना कहना पर्याप्त है कि प्रसाद जी की लेखनी एक ऐसी श्रेष्ठ ऐतिहासिक कहानी पर चली है जिसमें कल्पना का ऐसा मिलाप है कि उसे ऐतिहासिकता से अलग करना कठिन है। इसके अतिरिक्त वातावरण, भाषा शैली, वर्णन पद्धति आदि बातों के कारण कहानी और भी अधिक ऊपर उठ गई है। कहानी का प्रारंभ ही इस दृष्टि से महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। रोहताश दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी युवती ममता शोण की तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही है। ममता विधवा थी। उसका यौवन क्षोण के समान ही उमड़ रहा था। क्षोण नदी के समान उसका यौवन उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तिष्क में आंधी, आंखों में पानी की बरसात, वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। वह रोहताश दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली संतान थी। दुहिता थी। फिर भी उसके लिए कुछ अभाव होना असंभव था, परंतु वह विधवा हिंदू थी। हिंदू विधवा संसार में सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी है। तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। इस कथन ने वातावरण में बहुत गंभीरता, करुणा और मर्मांतकता भर दी है। ऐसे चित्र इस कहानी में और भी है। वर्णनों के समान वार्तालापों द्वारा भी प्रसाद जी ने वातावरण की निर्मिति की है। प्रकोष्ठ, कंटक, शयन, दुहिता, पदशब्द, अनुचर, विकीर्ण, उत्कोच, मलेच्छ, विकीर्ण, कपाट, विपन्न, मृग, दाव आदि कई एक तत्सम शब्दों में यानी जैसे कि वैसे ऐतिहासिक शब्दों में निर्वाह इस कहानी के अंतर्गत हुआ है। अर्थात सभी स्तरों पर एक श्रेष्ठ ऐतिहासिक कहानी ममता सिद्ध होती है। प्रसाद जी की आकाशदीप संग्रह की यह कहानी उनकी ऐतिहासिक कहानियों में से शीर्षस्थ स्थान रखती है, जो उचित भी है। कहानी कला की दृष्टि से इस कहानी की समीक्षा स्पष्ट कर देगी कि प्रसाद जी कैसे सिद्धहस्त कहानीकार हैं। ये निर्विवाद सत्य है कि ममता ऐतिहासिक कहानियों में उत्कृष्ट है।